student, I am Sunita Jha in English grammar. This is our 8 topic sentence based on structure, transformation of sentence and synthesis, जिसे हम हिंदी में संयोजन करना, संश्लेषण करना या जोड़ना भी कहते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस करना भी जानेंगे, जिसका मतलब होता है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है और सिंथेसिस करना है. यह सब हम इस टॉपिक में जानेंगे. लेकिन स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों हैं. जब तक हमें क्लॉज की नॉलेज नहीं होगी हम इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपको क्लॉज शॉर्ट में बता देती हूँ. हाँ स्टूडेंट, ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट 1 है. तो हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं. तो स्टूडेंट, क्लॉज क्या है? क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट ही है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. अब क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. जो क्लॉज कंप्लीट सेंस दे वह कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि इनके नाम से ही पता पड़ रहा है. और जो क्लॉज कंप्लीट सेंस ना दे पाए उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. यह भी अपने नाम से ही अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं. और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वह है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजों को आपस में मिलाता है और एक सेंटेंस बनाता है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मैं आपको विद एग्जांपल समझा देती हूँ. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है. जो मैंने आपको बताया है ना वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है. एक बार पढ़ लेते हैं. देखिए क्लॉज क्या है ना. हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और सिंथेसिस करेंगे, जिसका मतलब होता है संयोजन करना और जोड़ना. मतलब हम सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. फिर हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे कि उनका मीनिंग चेंज किए बिना हम उनको कैसे और तरह के सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं. ठीक है ना. अब इनको समझने के लिए हमें क्लॉज पढ़ना पड़ेगा. क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, सेंटेंस का ये पार्ट होते हैं. ये कितने तरह के होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन ईच अदर. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन ईच अदर हो जाते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है. अब एग्जांपल देखिए. आई कुड नॉट कम यस्टरडे. ये जो मेरा वर्ड्स का ग्रुप है ना स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसलिए ये मेरा क्लॉज है. और ये मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं कल नहीं आ सका. ठीक है. एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट थॉट है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, ये मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है. क्योंकि मैं बीमार था. अब यहाँ पे मेरी बात पूरी तरह से लिसनर को समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए ये मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है. तो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो स्टूडेंट? ये हुआ मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. जो एक सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा स्टूडेंट देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना उनसे पहले कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगता है. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज से पहले एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जरूर ही आएगा. और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये है ना. ये मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरी लिस्ट दे दी है. और ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आते हैं. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगता है, डिपेंडेंट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लगते हैं. तभी तो हम इन्हें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम इन्हें यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं. दैट का मतलब होता है कि जो, वॉट का मतलब होता है जो, वेयर यानी होता है जहाँ, वेन यानी होता है जब, हु यानी जो, हुज यानी जिसका, विच यानी जो कि, हुम जिसे, जिसको, हाउ जिस तरह, वाई जिस लिए, एज जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, वाइल जिस समय, बिकॉज क्योंकि, इफ यदि, टिल जब तक, अनटिल जब तक नहीं, लेस्ट ऐसा ना हो, देन जबकि, सो एज इतना जितना, एज इतना जितना, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद. ठीक है स्टूडेंट. तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम आते हैं. ठीक है. आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना.
बात कंप्लीट हो रही है। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि बात पूरी हो रही है, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो क्लियर है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि एंड है इससे जोड़ा गया है, इसलिए ये मेरा एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यहाँ पे मैंने यही तो लिखा है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन ईच अदर, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन होते हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ये मेरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, यूज इन कंपाउंड सेंटेंस में भी यूज होते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से में भी यूज होते हैं। इनको हम ये फैन बॉय से स्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, फॉर का मतलब है एफ स्टैंड करता है फॉर को जिसका मतलब है क्योंकि, एंड स्टैंड करता है, ए स्टैंड करता है एंड को जिसका मतलब है और, एन के लिए नॉर है और ना, बट के लिए लेकिन है, बी के लिए बट है जिसका मतलब है लेकिन, और ओ के लिए और है जिसका मतलब है या, और वाई के लिए येट है जिसका मतलब है फिर भी, और एस स्टैंड करता है सो को जिसका मतलब है इसलिए। समझ गए, फैन बॉय है, एफ स्टैंड करता है फॉर को क्योंकि, ए स्टैंड करता है एंड को जिसका मतलब है और, बी स्टैंड करता है बट को जिसका मतलब है लेकिन, एन स्टैंड करता है नॉर जिसका मतलब है और ना, और वाई स्टैंड करता है येट फिर भी, और एस स्टैंड करता है सो इसलिए। ये सारे मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिए। और भी है फैन बॉय के अलावा जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इतना ही नहीं बल्कि यह भी, ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आइदर और या तो या यह, ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नाइदर नॉर, ना तो नहीं, ये भी मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो फैन बॉय तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ही, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहचानने का तरीका है ये, और ये भी मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, ये भी मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी यूज करते हैं। अब स्टूडेंट एक सिंपल तरीका है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज तो होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, जहां भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया आप समझ लीजिए वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और जहां पे किसी भी तरह का कोई कंजक्शन नहीं आया है, ना तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, वो मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है वो मेरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, या फिर है ना कंपाउंड सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं, आपको और अच्छे से बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस काइंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंप्लीट सेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा एक वर्ब भी होगा। अगर एक क्लॉज है तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो क्लॉज है तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, और तीन क्लॉज है तो तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस को सिंपली आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो कंप्लीट सेंस थे वो सिंपल सेंटेंस है, वो एक, और कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज देता है और उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बुक में कई जगह लिखा होगा कि सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस फिनिट वर्ब, इस तरह लिखा होगा। तो सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, अगर फिनिट वर्ब आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। फिनिट वर्ब वह वर्ब है जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो वे फिनिट वर्ब है, और जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो इनफिनिट वर्ब है। इनफिनिट वर्ब का तो हम यहाँ पे कई जगह यूज करेंगे, तब मैं आपको बताती भी चली जाऊंगी कि ये इनफिनिटिव वर्ब है। अब स्टूडेंट, अब हमने सिंपल सेंटेंस समझ लिया, जो एक कंप्लीट सेंस दे वह सिंपल सेंटेंस है ना। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दो तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे आपके लिखा भी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज इन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना, तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ के हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब इंडिपेंडेंट क्लॉज दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने क्लॉज होंगे उतने ही सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, ठीक है ना। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दो सब्जेक्ट और वर्ब, तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो तीन सब्जेक्ट एंड वर्ब होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में स्टूडेंट क्या होता है, एक तो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो कि सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन से स्टार्ट होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको किसी भी तरह के कंजक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरूरत होती है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन की, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें जितने क्लॉज होंगे उतने ही सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, सिंपल, ठीक है। अब हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, है ना। और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है वही लिखा है, सिंपल सेंटेंस ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब, ठीक है ना। फिनिट वर्ब मैंने आपको बता ही दिया, एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, टू और मोर कोऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि कोऑर्डिनेटेड क्लॉज का मतलब होता है वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू और मोर सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब। अब जितने क्लॉज होंगे उतने ही सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब होंगे। तो अगर क्लॉज दो है या दो से ज़्यादा है तो सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब भी दो से ज़्यादा ही होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लीजिए, वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन और मोर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पहले भी बता दिया था कि इसमें वन और मोर हो सकते हैं, टू और मोर सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से आपस में ज्वाइन होते हैं, और एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और टू और मोर सब्जेक्ट एंड फिनिट वर्ब होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो समझा दिए हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस कैसे करेंगे यह मैं आपको इसी टॉपिक के पार्ट 2 में बताऊंगी। सो स्टूडेंट स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।